जो चीज़ मेरे पोजेशन में नहीं है, यानी मेरी ओनरशिप में तो आ गई है लेकिन मेरी पोजेशन में अभी तक नहीं आई। जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि लीगली मेरी ओनरशिप में आ गई है लेकिन अभी मेरे कब्जे में नहीं आई, पोजेशन में नहीं, तो क्या मैं उसको आगे बेच सकता हूँ? अब इसके बारे में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फुकाहा वो ये कहते हैं कि आप इसको आगे नहीं बेच सकते। जो प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है, क्या आपके पास वो हक है उसको ऑफर करने का कि नहीं, स्पेशली जब आपके पास वो है ही नहीं। अब आप उसको एसेस कर रहे हैं बेसिकली कि वो जो ऑफ़र लगाई हुई है उसकी हैसियत क्या है। अगर आपने इस हैसियत में लगाई है कि मैं इसका मालिक हूँ और आके ले लो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फिर प्रॉब्लम हो सकती है शायद। और अगर वो इस तरह नहीं है या उसमें कोई और डिस्कशन मौजूद है, निगोशिएशंस मौजूद है, ज़ाहिर है वो आपने जाके खुद भी निगोशिएट करना है या आपने खुद भी शायद परचेज़ करना है, तो शायद फिर उसमें कोई गुंजाइश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल फरमाए, नहा अन तुबा सिलाओ। सिला कहते हैं मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, आप सल्लम ने उसको बेचने से मना किया यहाँ तक कि जब तक वो ताजिर के गोदाम में ना पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। मैं क्या डिक्लेयर करना ज़रूरी है या फिर अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है लोगों की कि यार यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मेरे साथ दराज में मेजॉरिटी सारों को पता है कि इनके अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, पीछे से मंगवा के देते हैं, लिखना ज़रूरी। एक बंदे के पास एक चीज़ नहीं है, यानी उसकी ओनरशिप में नहीं है और वो दूसरी जगह से पकड़ के उसको बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको तो फ़ायदा हो रहा है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि शरीयत ने इसको क्यों मना किया। शरीयत ने इसलिए मना किया कि इससे क्या होगा कि प्राइसेस जो है ना वो बढ़ेंगी। आप आगे बेच तो रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ आप हो सकता है किसी आपने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप मुझे प्रोडक्ट्स दोगे और मैं आपको जो है ना फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट्स वगैरह किया करूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो फिर आप उसको लेट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो फिर एक तरफ से आपने क्रेडिट लिया होता है और एक तरफ से आपने दूसरी तरफ से दिया होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कैश। डॉक्टर साहब, आजकल 3 बहुत अहम सवालात ख़ास तौर पे फाइनेंसिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे नए जो इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन ख़ास तौर पे बिज़नेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं किसी न किसी लेवल पर, 3 बड़े सवालात वो करते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सवालों को एड्रेस कर लें अच्छे अंदाज से तो बहुत से लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी ऑप्शन नज़र आती है आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी ऑडियंस है जहाँ पे एकदम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हालात भी अनस्टेबल हैं और लोग ज़ाहिर है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फिर फ़ॉरेन आप समझ लें ट्रेड करना चाहते हैं दूसरे मुल्क में ताकि एक अच्छी इनकम उनको मिल जाए किसी दूसरी करेंसी में। तो पहला तो इशू जो बहुत कॉमनली जिसके बारे में सवाल किया जाता है वो है बेसिकली कि जिसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि ड्रॉप शिपिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, उसको मैं थोड़ा सा हम डिस्कस भी करते हैं आगे जाके। दूसरा इशू जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें वो बेसिकली है जिसको हम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं या फिर पिरामिड मार्केटिंग भी कहते हैं। और तीसरा जो इशू बड़ा वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, मुख्तलिफ जो करेंसीज़ है उसके हवाले से ट्रेडिंग। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस पर इंडिविजुअली अलग अलग थोड़ा सा इसको असेस करें, एनालाइज़ करें शरई रूलिंग्स के हवाले से। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे इंशाल्लाह ये होगा और मैं चाहूँगा जिस पे हम डिस्कशन का आगाज़ करें वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको भी इल्म है, जैसे मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेसिक किस्म की वो ये है कि एक बंदा है उसके पास कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसे नहीं है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसने प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो ऑनलाइन अपना एक कंपनी खोलता है, ठीक है, या फिर एक वेबसाइट बना लेता है, ठीक है, और उसके अंदर अमेज़ॉन वगैरह पे किसी जगह पे भी वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है जिसके अंदर वो समझता है कि ये लुक्रेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इससे फ़ायदा हो सकता है, उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है और उसके बाद क्या करता है कि उस पर एक प्राइस पुट करता है और वो प्राइस के अंदर ज़ाहिर है उसका अपना एक प्रॉफिट शामिल होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही उसको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे उसको पैसे ख़ास तौर पर रिसीव होते हैं या फिर कन्फर्मेशन ऑर्डर मिल जाता है, कन्फर्म्ड ऑर्डर मिल जाता है, या इनिशियल उसको ये पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अब मैं फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया, फाइनल हो गया, तो वो क्या करता है वो प्रोडक्ट को ख़रीद के आगे बेच देता है। तो उससे उसको फ़ायदा ये होता है ज़ाहिर है कि उसको वो प्रोडक्ट जो है, पहली बात है उसकी होल्डिंग कॉस्ट कोई नहीं होती, किसी जगह पे आपको रखना नहीं गोदाम वगैरह पे, क्योंकि उसकी अपनी कॉस्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको ये टेंशन नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, जैसे ही वो विद इन द पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने सेट किया होता है उसके अंदर वो ज़ाहिर है उसने उसको ख़रीद के डिलीवर करना है और वो उसके पास अपने सोर्सेज भी हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी लोगों के लिए, यानी विदाउट यानी जैसे एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी कॉस्ट एक बंदा सिर्फ बाय सिटिंग ऑन कंप्यूटर और थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए और इंटेलिजेंटली तरह मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए कहाँ पे प्रोडक्ट जो है ज़रा सस्ता हुआ है वहाँ से उठा लिया और या फिर वहाँ से कमिटमेंट करके आगे बेच दिए। तो इसके बारे में शरई पर्सपेक्टिव क्या है और क्या रूलिंग्स हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाएं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिज़नेस की तो हज़ारों शक्लें जो है वो रोज़ाना नित नई आती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं। तो शरिया में हमारे यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं जिनकी रोशनी में हम उन फॉर्म्स के हवाले से, उन नई सूरतों के हवाले से कुछ डिस्कशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद नौजवानों की इस वक्त ड्रॉप शिपिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, या ऑनलाइन आप कह लें, जैसे बिज़नेस कह रहे हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी साइज़ आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, वो लोगों का ट्रेंड भी बढ़ता चला जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग जो है, तो उस वजह से रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारे पास जो एक आप कह लें कि जो बुनियादी जो कायदा कुलिया है बिज़नेस के हवाले से जो हमारे दीन ने हमें दिया है, वो मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों में रवायत आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम को, आप सल्लम ने कहा था कि ला तबे मा लैसा इंदक, जो आपके पास नहीं है आप उसको मत बेचें। अच्छा, इस हदीस का एक कॉन्टेक्स्ट भी है। कॉन्टेक्स्ट को अगर हम सामने रखेंगे तो फिर हदीस के माने मफ़हूम को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने अल्लाह के वसल्लम से सवाल किया कि जी एक बंदा मेरे पास आता है, सही है, और मुझे कहता है कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, सही है, ठीक है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर लूँ कि मैं वो चीज़ ख़रीद के उसको बेच दूँ? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट जो ड्रॉप शिपिंग सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें यानी हमें डायरेक्ट गाइडेंस शरीयत से मिल रही है, डायरेक्ट गाइडेंस है। ठीक है, या तीन रजुल फयसलुनी अलबई लैसा इंदी अबीउहु मिनहु सुम्मा अब्ताउहु लहु मिनस्सूक। ठीक है, मतलब मैं बाज़ार से ख़रीदूँ और बाज़ार से ख़रीद के उसको वो मैं चीज़ बेच दूँ। तो इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तबे मा लैसा इंदक, कि जो तेरे पास नहीं है तो उसको मत बेच। अब इस पे सवालात पैदा हुए, एक डिबेट पैदा हुई। ठीक है, यहाँ तक तो मसला ये है कि एक चीज़ अगर आपके पास स्टॉक में है, इन्वेंट्री में है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, सही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ अगर आपके पास स्टॉक में, इन्वेंट्री में नहीं है, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ला तबे मा लैसा इंदक का क्या मतलब है, कि जो चीज़ आपकी ओनरशिप में ओनरशिप, यही मेरा सवाल था, या पोजीशन में, पोजीशन में, ओनरशिप पोजीशन का फ़र्क, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे तो खैर फुकहा का इत्तेफाक है, तमाम उलमा एग्री करती हैं कि जो चीज़ आपकी ओनरशिप में नहीं है आप उसको नहीं बेच सकते। मतलब इस पे तो कानून भी एग्री करेगा। मैं कहूँ जी मैंने पेस बेच दिया बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने हाइपर स्टार बेच दिया, मतलब जो चीज़ मेरी ओनरशिप नहीं है मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ। ठीक, तो वो बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जो एक मकान आपकी मिल्कियत ही नहीं है, आपका प्लाट, वो जैसे हमारे यहाँ जो है वो इसको गबन कहते हैं, हो जाता है, ठीक है, किसी का प्लाट किसी ने बेच दिया जेली कागजात बना के, ठीक है, वो बात समझ में आती है। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि जो चीज़ मेरे पोजीशन में नहीं है, यानी मेरी ओनरशिप में तो आ गई है लेकिन मेरी पोजीशन में अभी तक नहीं आई, जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि लीगली मेरी ओनरशिप में आ गई है लेकिन अभी मेरे कब्जे में नहीं आई, पोजीशन में नहीं, तो क्या मैं उसको आगे बेच सकता हूँ? अब इसके बारे में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फुकाहा वो ये कहते हैं कि आप इसको आगे नहीं बेच सकते। सही है। हाँ, उसकी वजह ये है कि बाज़ रवायतों में हमें ये बात भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़े का भी कहा है, जैसा कि सही बुखारी में एक और रवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने कोई गल्ला अनाज वगैरह ख़रीदा तो उसको उस वक़्त तक आगे ना बेचे, यानी अल्फाज क्या है, मनिबता तामन, मतलब ख़रीद लिया। ठीक है, प्राइस बाद औक़ात ये होता है कि आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं, चीज़ जो है वो डेफर हो जाती है, आपको नहीं मिलती। ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये होता है कि आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं, बाद औक़ात चीज़ आपको बाद में मिलती है। तो जिसने कोई गल्ला और अनाज ख़रीद लिया, ठीक है, वो उसको उस वक़्त तक आगे ना बेचे हत्ता यस्तौफियो, यहाँ तक कि पूरा पूरा उसको अपने पास ना ले ले, यानी कब्जे में ना ले ले, पोजेशन में ना ले ले। तो अब इसमें ये सही बुखारी की रवायत है, इसमें ये बात भी वाज़े आ गई कि नहीं, कब्ज़ा भी ज़रूरी है। यानी एक चीज़ आपकी पोजीशन में जब तक नहीं आ जाती, लीगली आप ट्रांसफ़र भी हो गई हो आपके नाम पे, ठीक है, आपने उसकी प्राइस पे भी कर दी हो, जब तक आपके पास नहीं आ गई तो आप उसकी आगे ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। दूसरा नुक्ता ये आ गया। अब इस पर एक और सवाल पैदा हुआ, हदीस में तो ये गल्ले और अनाज के हवाले से, क्या ये बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी है? इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी है। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थाट हो गए। मालिकिया ने कहा कि ये सिर्फ गल्ले और अनाज के लिए है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फुकाहा ने कहा कि नहीं, गल्ले और अनाज के लिए भी है और दीगर प्रोडक्ट्स के लिए भी है। लेकिन दीगर प्रोडक्ट्स के लिए जो वो दलील लेके आए हैं ना, उसकी मतलब जो ऑथेंटिसिटी है उस हदीस की, उसमें इख्तलाफ हो गया।
आप यूँ समझ लें कि अल्लामा अलबानी वगैरह ने भी कहा है कि वो हदीस हसन लिगैरी ही है, मतलब हसन लिगैरी उसको कहते हैं, हाँ, जो बेसिकली तो ज़ईफ़ हदीस होती है, लेकिन कोई मुहद्दिस क्या करता है, कहता है जी ये ज़ईफ़ हदीस जो है और अपनी जैसी ज़ईफ़ वीक रिपोर्ट्स के साथ मिलके इस दर्जे को पहुंच गई कि हम इससे कुछ ना कुछ रिलाई कर सकते हैं। तो इसलिए हसन लिगैरी को इतनी मजबूत दलील नहीं है कि जिसको हम दूसरे के ऊपर इम्पोज कर सकें और उसे कहें कि भाई इसको एक्सेप्ट ही करो, यानी वो किसी मुताबिकत में आ सकती है, किसी दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकती है। इसलिए यहाँ इख्तलाफ का पैदा हो जाना, आप यूँ कह लें कि उसकी गुंजाइश मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा रुझान इस तरफ है, सही है, ठीक है। तो वो जो रवायत है वो बेसिकली जो है वो सुनन अबी दाऊद की रवायत है हज़रत ज़ैद बिन साबित से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल फरमाए, नहा अन तुबा सिलाओ, सिला कहते हैं मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, आप सल्लम ने उसको, हाँ, उसको बेचने से मना किया यहाँ तक कि जब तक वो ताजिर के गोदाम में ना पहुँचे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि पोजेशन में आ गई, पूरी उसके पास पोजेशन में आ गई। अच्छा, गले के हवाले से पोजेशन तो सही बुखारी में आ गई, ठीक है, ठीक है। ये जनरल प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये जनरल प्रोडक्ट्स, ये जनरल वर्ड यूज़ किया आपने, तो इसमें मेजॉरिटी फुकहा का यही रुझान है और हमारा भी ज़हन यही बनता है कि इसको जनरलाइज ही करना चाहिए, सिर्फ गले तक इसको महदूद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शायद हिकमत है, इसमें नुकसान से बचने का खदशा है। हाँ, अब आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो कहा गया ना कि हत्ता यहूज़ तुजारो इला रिहालिहिम, मतलब जब तक वो उसके बोरे में या उसके ठैये पे, या हम उसको गोदाम कह देते हैं या स्टॉक कह लें जहाँ वो रखता है, बाद औक़ात ये होता है कि कोई गोदाम आपका अपना है, बाद औक़ात आपने रेंट पे लिया होता है। जैसे अमेज़ॉन में अब जो उसकी होती है, जो लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, तो यहाँ से किसी ने अगर USA में ख़रीदो फरोख्त करनी है तो वो USA में वहाँ अमेज़ॉन के जो बड़े रेंट देता है उसको, हाँ, उसको वो रेंट देता है, तो वो भी आप समझें कि वो उसका गोदाम ही है। बिल्कुल ठीक। तो असल चीज़ ये है कि जिससे उसने चीज़ ख़रीदी है ना, वहाँ से निकल गई, ठीक है, जहाँ से उसने चीज़ ख़रीदी है जिससे, उससे वो चीज़ निकल गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसका पोजीशन साबित हो गया। सही है। अब भले वो रास्ते में है या इसके अपने गोदाम में पहुंची है या जो रेंटेड गोदाम में जाके पहुंची है, ठीक है, तो ये इसके कब्ज़े में है। यानी कब्ज़े से मुराद ये नहीं है कि अब वो मेरे घर में पहुंच जाए और मैं उसको हाथ लगा के चेक कर सकूं। मतलब कब्ज़ा दो तरह का होता है ना, फिज़िकली भी हो सकता है और मतलब हुक्मन भी हो सकता है। हुक्मन उसको कहते हैं जैसे मतलब लीगल पोजीशन हो आपका, लीगली वो चीज़ आपके पास है, यानी आप उसको अवेलेबल कर सकते हो। सही है। तो इसलिए अब ये एक कब्ज़े की बात इसमें जो है वो दरमियान में आ गई। अच्छा, इसमें एक और हदीस हमारे सामने आई, चूँकि ये सारी हदीसें वो हैं कि जब ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बहस हुई तो हमारे मुफ्तियान किराम ने उनका तज़किरा किया, उनसे इस्तिदलाल किया, तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़रा उनका जिक्र आ जाए और उनके सही माने और मफ़हूम तक हम पहुँचें, ताकि ड्रॉप शिपिंग पे हुक्म लगाने में थोड़ी हमें आसानी रहे। ठीक है। एक और रवायत हमारे पास आई, वो रवायत जो है ये सुनन निसाई की रवायत है, ये सही रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यहिल्लु सलफ़ुन व बैउन, यानी उधार और तिजारत एक साथ जायज़ नहीं है। सही है, ठीक है। अब इससे भी बाद लोगों ने इस्तेदलाल किया, लेकिन ये जो रवायत है ना कि उधार और तिजारत एक साथ जायज़ नहीं है, इससे मुराद ये नहीं है कि तिजारत में उधार नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें हमारे यहाँ बड़ा जो बिज़नेस है वो तो उधार पे चल रहा है। ऐसे ही है, क्रेडिट परचेस होती है, क्रेडिट सेल्स होती है। मतलब आपने कोई चीज़ ख़रीद ली है, ठीक है, अभी आप पैसे नहीं दे रहे, बाद में जब बाद में महीने बाद पेमेंट हो जाएगी, 2 महीने बाद पेमेंट, तो इससे ये मुराद नहीं है, ठीक है, कि आप जो है वो उधार पे चीज़ नहीं ख़रीद सकते। असल में होता ये था, मतलब इसके मुख्तलिफ मानी मफ़ाहिम बयान किए गए। एक प्रैक्टिस ये थी कि लोग ये शर्त लगा देते थे कि मैं तुम्हें ये चीज़ बेच रहा हूँ इस शर्त पे कि तुम मुझे इतना उधार दो। या जैसे आप यूँ समझ लें हमारे यहाँ करंट सिनेरियो में एक गिरवी का कॉन्सेप्ट है। सही है। वो बंदा क्या करता है, वो उसे कहता है कि जी तुम मुझे ना ऐसा करो कि 10 लाख उधार दो, तो मैं तुम्हें अपना मकान किराए पे देता हूँ। ठीक है। अब मकान किराए पे देना एक आप कह लें कि जी बै की एक किस्म है। सही है। इजारा भी उसी में आ जाता है, बै में आ जाता है, ठीक है। तो अब बै और उधार को वो जमा कर रहा है। अच्छा, वो करता क्या है कि जी उससे 10 लाख उसने उधार ले लिया, ठीक है, और अपना मकान जो कि उसका आप यूँ समझ लें कि 20,000 मार्केट जो उसका रेंट था उसके हिसाब से वो उसने उससे 2,000 किराया ले लिया। तो दरमियान में उसने असल में इंटरेस्ट के लिए एक रास्ता निकाल लिया। सही है, सही है। तो इसलिए इसको मना किया गया जहाँ इंटरेस्ट के लिए रास्ता निकलता हो। ठीक, तो बे और सलफ़ को जमा करने से ये मुराद है, उससे मुराद ये नहीं। तो अब 2 सूरतें हो गई। सूरतें ये हो गई 2 के, एक ये है कि आप चीज़ जो है वो ले लें और कीमत आपकी डिफ़र हो जाए,
ठीक है। और दूसरी ये है कि आप एडवांस पेमेंट कर दें और चीज़ जो है, जो प्रोडक्ट है वो आपको बाद में मिले। इसको बेसलम कहते हैं। बेसलम कहते हैं। मतलब इसका भी जवाज़ है, इसकी हदीस में जाता है। हाँ, दोनों चीज़ें जो है वो जायज़ है। अब हम आते हैं मसले की तरफ, ख़ास तौर पे जो हमारा ऑनलाइन आप कह लें शॉपिंग वगैरह हो रही है, किस तरह से हो रही है। दराज पे हम जाएं या इस तरह से, और हमारे यहाँ जो ऐप्स वगैरह बनी हुई हैं। अब इसमें कुछ सवालात पैदा हुई है कि दराज पे क्या होता है कि उन्होंने जो भी मुख्तलिफ बिजनेसमैन बैठे हैं, ताजिर बैठे हैं, तो उन्होंने चीज़ें जो है डिस्प्ले की हैं, या कोई वेबसाइट किसी ने अपनी बनाई है तो उसने एक तो चीज़ को डिस्प्ले किया और दूसरा उसकी प्राइस को डिस्प्ले किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये उसकी तरफ से ऑफ़र है? अच्छा हाँ, अब इससे पहले, इस बात में जाने से पहले हम एक चीज़ जो है उसको क्लैरिफाई कर लें। वो ये है कि बै किसे कहते हैं, यानी खरीद ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, सेल एंड परचेज क्या चीज़ है। ठीक है, तो बै जो है ना, हमारे यहाँ जो लफ्ज़ बोला जाता है फ़ुक़हा के यहाँ, वो ये है कि बै इजाबो कबूल, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बंदा ऑफ़र करता है, मिसाल के तौर पर बिजनेस स्टडीज़ में भी ऐसे ही है सर, इसी तरह से उसमें भी आपकी एक ऑफ़र होती है और एक्सेप्टेंस होती है। ठीक हो गई। अब सवाल ये है कि उसने जो कीमत डिस्प्ले की है, क्या वो ऑफ़र है कि नहीं, क्या वो ऑफ़र है कि नहीं है। इसमें दो राय हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जी ये ऑफ़र है, सही है। कुछ लोगों ने कहा कि जी हम इसको ऑफ़र नहीं कह सकते। अच्छा, उन्होंने क्या मिसालें दी? उन्होंने मिसालें ये दी कि आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो मतलब वहाँ चीज़ें जो है उनकी कीमतें वहाँ पे लगी होती हैं। स्टोर में ऐसा ही होता है। तो आप क्या करते हैं, वो चीज़ उठा के ले जाते हैं काउंटर पे और आप वहाँ जाके भाव ताव करते हैं। बहुत दफ़ा आप बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, कोई सूट है, उसकी कीमत 6,000 लिखी हुई थी, तो आप काउंटर पे चले गए, तो आपने कहा भाव ताव किया, तो उसने क्या किया, वैसे डिस्काउंट मिल गया आपको। वैसे डिस्काउंट लगा हुआ है आपको, 30% डिस्काउंट मिल गया जनरली, कि अगर आप इससे ज़्यादा आपने लिया तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। उन्होंने इसमें ये इस्तिलाह इस्तेमाल की कि ये बेसिकली क्या है, पेशकश है। ये असल में ऑफ़र नहीं थी, क्योंकि बाद में गुंजाइश, ऑफर टू इंगेज है कि आप आएँ, वी आर ऑफरिंग ये कि आप इसमें बार्गेनिंग या डिस्कशन करें, हम इसमें से कुछ ना कुछ निकालते हैं। अब हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि अगर चीज़ों की प्राइस फिक्स्ड है, बाद दफ़ा फिर ऑफर बन सकती है। बहुत दफ़ा उन्होंने लिखा तो भाई फिक्स प्राइस, और कुछ जगहों पे होती भी है, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ सुपर स्टोर्स में जाते हैं, आपको पता है कि फिक्स प्राइस है और उन्होंने कमी पेशी नहीं करनी। ठीक है, कुछ लिख के भी लगाया होता है। एग्जैक्टली। तो फिक्स प्राइस में तो वो ऑफर ही है उसकी तरफ से। सही है, एक बात तो ये होगी। हाँ, जहाँ मतलब आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि वो ऑफ़र नहीं थी, वो एक आप कह लें कि एक ऑफ़र पुट करने के लिए आपको उसने एक दावत दी थी कि आएँ हम मतलब इस हवाले से कोई गुफ्तगू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ना इस डिस्कशन को थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाह रहा हूँ। अगेन मतलब फ़िकी डिस्कशन है, मैं चाह रहा हूँ कि जो देखने वाला है वो भी इसको साथ रिलेट कर पाए। मुझे ये आपकी डिस्कशन का जो बैकग्राउंड, ये कॉन्टेक्स्ट वो ये समझ आ रहा है, सियाक़ ये है कि बेसिकली जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो हमने जैसे पहले डिस्कशन की कि पोजेसन ऑनरशिप इसकी बहस की, और हमने ये कंक्लूड किया कि अहादीस के अंदर इस बात का हमें ज़िक्र मिलता है कि हमें एक्सेप्ट हमारे पास ऑनरशिप भी होनी चाहिए और ये लीगल भी है, और इसके साथ साथ हमारे पास पोजेसन भी होनी चाहिए। आगे आपने ये बताया, डिस्कस किया कि पोजेसन की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ज़रूरी नहीं कि पोजेसन एक्चुअली आपके घर में हो या आपकी नज़रों के सामने हो, वो हुक्मी भी हो सकती है, जैसे आपने किसी रेंटेड जगह के ऊपर वहाँ पे आपने किया, इन अदर वर्ड्स के वो बंदे के उसके हाथ से निकल गया। उसके बाद बेसिकली फिर आपने एक और टेंजेंट की तरफ डिस्कशन की, और वो ये थी बेसिकली कि क्रेडिट सेल और परचेज़, और आपने कहा इसकी भी जवाज़ मौजूद है कि क्रेडिट सेल और परचेज़, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करेगा ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट सेल और परचेज़ हो रही होती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कैश पे कर रहे हैं, बल्कि आपने पेमेंट करनी होती है। अब दूसरी चीज़ इसी से मुताल्लिक है कि वो जो अब आप ये डिस्कशन, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जो प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है, क्या आपके पास वो हक है उसको ऑफ़र करने का कि नहीं, स्पेशली जब आपके पास वो है ही नहीं। अब आप उसको एसेस कर रहे हैं बेसिकली कि वो जो ऑफ़र लगाई हुई है उसकी हैसियत क्या है। अगर आपने इस हैसियत में लगाई है कि मैं इसका मालिक हूँ और आके ले लो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फिर प्रॉब्लम हो सकती है शायद। और अगर वो इस तरह नहीं है, या उसमें कोई और डिस्कशन मौजूद है, निगोशिएशंस मौजूद है, ज़ाहिर है वो आपने जाके खुद भी निगोशिएट करना है, या आपने खुद भी शायद परचेज़ करना है, तो शायद फिर उसमें कोई गुंजाइश। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद खोल, असल में बै कहते हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को। ठीक है, तो सवाल ये इसलिए पैदा हुआ कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, मतलब ड्रॉप शिपिंग जो है। तो उसमें हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उसने वो जो कीमत डिस्प्ले की हुई है, अगर तो वो ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज़ बेच रहा है जो उसके पास है नहीं। ठीक है, फिर तो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी हम उसको ऑफ़र, अगर हम उसको ऑफ़र कंसिडर ना करें, वो जो उसने प्राइस डिस्प्ले की हुई है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चीज़ वो बेच नहीं रहा,
ऐसे ही तो फिर वो इस हदीस के माने में नहीं आता, ला तबे मा लैसा इंदक, फिर उसके लिए वो सूरत जायज़ होगी। यानी अगर वो ये कहता है मिसाल के तौर पे वो कीमत जो है ना उसके नीचे ये लिख देता है कि जी इसमें नेगोशिएशन हो सकती है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कीमत जो उसने डिस्प्ले में लगाई है वो ऑफ़र नहीं है, सही है, तो वो बेच ही नहीं रहा। ठीक है, एग्रीड, मैं समझ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक मसला आ सकता है जो एक मतलब कोई बंदा ये सोच सकता है, सवाल कर सकता है कि मिसाल के तौर पे जब हम एक बल्क परचेस करते हैं, अगरचे फॉर एग्जांपल फिक्स प्राइसेस होती हैं, लेकिन बल्क परचेसेस के ऊपर इवन बड़े बड़े स्टोर्स जो होते हैं जहाँ पे फिक्स प्राइसेस होती हैं वो डिस्काउंट देते हैं फॉर एग्जांपल, और बाज़ औक़ात उन्होंने लिख के नहीं लगाया होता, लेकिन उनके अपने एक बैक ऑफ द माइंड एक ये चीज़ होती है, एक पूरा स्टैंडर्ड बना होता है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिसमें मिसाल के तौर पर कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल वैसे ही मालिक है, खुद वो ऑनर है, फिक्स प्राइसेस है, हर चीज़ है, लेकिन वो फिर देखता है कि इतनी बड़ी परचेसिंग की है तो खुद ब खुद ही उसी ऑन द स्पॉट समझता है कि यार मैं इसको कस्टमर बना लेता हूँ, उस पर वो डिस्काउंट दे देता है। तो क्या फिर वो भी इसी हुक्म में आएगा या फिर वो एक अलग हुक्म हो जाएगा? नहीं, वो इस हुक्म में नहीं आएगा। ठीक है, वो इस हुक्म में नहीं आएगा। हाँ, अब इसमें एक बात हम ये कर सकते हैं कि अगर उसने, बाज़ वेबसाइट वाले ये भी करते हैं, वो कहते हैं जी इन स्टॉक, बाज़ औक़ात उन्होंने लिखा होता है, बिल्कुल ठीक है, बाज़ औक़ात उन्होंने लिखा होता है कि इसकी अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड होगी। एग्जैक्टली, जब आप ये बात कह रहे हो कि अवेलेबिलिटी तो साफ पता है कि आपके पास पोजीशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये क्लेम ही नहीं कर रहे कि मेरे पास चीज़ है और मैंने पकड़ के एग्जैक्टली आपको देनी है। ठीक है, तो इसमें तो इसके जायज़ होने में कोई हर्ज नहीं है। सही, यानी अगर आप ये चीज़ लिख देते हो कि अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड है, हाँ, और इतना टाइम पीरियड लगेगा जिसमें हम आपको जो है वो एग्जैक्टली ये अवेलेबल कर देंगे और इस प्राइस में कर देंगे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। इसमें डॉक्टर साहब इसमें क्या डिक्लेयर करना ज़रूरी है या फिर अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है लोगों की कि यार यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिसाल दराज में मेजॉरिटी सारों को पता है कि इनके अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, पीछे से मंगवा के देते हैं, लिखना ज़रूरी है? एक चीज़ अहम है कि ये जो लिखते हैं ना कि जी हमारे पास इन स्टॉक है, हाँ, ये ठीक, ये गलत बयान, ये गलत आ गया ना। आप ये ना कहें कि इन स्टॉक है, या तो आप उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें ना, बिल्कुल ठीक है, हाँ, ये ठीक नहीं। अच्छा, अब इस पे जो दूसरा सवाल पैदा हुआ वो ये हुआ कि ये जो ऐड कार्ट है, आपने अपने कार्ट में कोई चीज़ ऐड कर ली है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसे ही आप उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। हाँ, उसमें एक और उससे बढ़ के आगे एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कि जी ऑर्डर कन्फर्मेशन, यानी आप ऑर्डर कन्फर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि जी ये आपकी तरफ से क्या है, एक्सेप्टेंस है। असल में ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि वो ये कहते हैं कि जी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जिस सिटिंग में हो रही है ना, उसी सिटिंग में जो है वो शय या प्रोडक्ट की हवालगी होनी चाहिए। हवालगी को इंतकाल मतलब ट्रांजिशन होनी चाहिए, हाँ, है फिर मतलब वो डिलीवरी होनी चाहिए। हाँ, डिलीवरी उसी सीटिंग में होनी चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ना हमारे यहाँ जो इस हवाले से बहस की गई है उसमें इसको कहते हैं फ़िकी तकयीफ़, यानी जो फ़िकी मसला है ना उसकी जो कैफियत है उसको बयान करने में ज़रा ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया गया या डीप एनालिसिस नहीं किया गया। देखिए, एक है फ़िज़िकल जो कॉन्ट्रैक्ट है, फ़िज़िकली आप चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उसमें तो ये पॉसिबिलिटी है कि जी आप जो है वो कीमत भी जो है वो फ़िज़िकली पे कर रहे हैं और चीज़ भी आपको जो डिलीवर की जा रही है फ़िज़िकली की जा रही है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहें कि जी अब जो ऑनलाइन उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, देखिए ना, उसमें वो ये कहते हैं कि दो चीज़ें, एक तो प्रोडक्ट है और एक प्राइस है, ठीक है। अगर दोनों उधार पे चली जाए ना तो बै नहीं होती, ठीक है, एक उधार पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट जो है वो आपकी उधार पे है, ठीक है। अच्छा, होता यही है ऑनलाइन शॉपिंग में, बाज़ औक़ात आप एडवांस पेमेंट दे देते हैं, ऐसे ही आपने एडवांस पेमेंट दे दी तो चलें ये तो आपका मामला ठीक हो गया, ठीक है, एडवांस पेमेंट में वो चीज़ उधार पे आ गई, ये बै सलम की सूरत बन गई। अच्छा, लेकिन आम तौर पे कैश ऑन डिलीवरी होती है, ऐसे ही। जब कैश ऑन डिलीवरी है तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो भी उधार पे चली गई और जो प्रोडक्ट है वो भी उधार पे चली गई। जब दोनों चीज़ें उधार पे चली गई हैं तो वो कहते हैं कि जी ये कैसी बै है, ठीक है। असल में इसको हमें थोड़ा सा जो है ना मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ़ तरीके से देखना होगा। वैसे डॉक्टर साहब, इसमें फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं बात कर चुका हूँ, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल वो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मिसाल में डायरेक्टली पेमेंट हो जाती है, यानी प्रोडक्ट यानी ट्रांजैक्शन की इनिशिएशन होती ही तब है
जब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने यानी पेमेंट किया है, विदाउट पेमेंट वो इनिशिएशन ही नहीं होती, तो वहाँ पे तो ये मसला हल हो गया ना। वहाँ ये मसला हल हो गया, ये वहाँ तो मसला भाई मेरा सलाम ख्याल बन गई। हाँ, यहाँ पे मसला मेरा ख्याल है वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे आप बड़ा बड़ा बल्क परचेज कर रहे हैं, मिसाल के तौर यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी हो रही है, कैश ऑन डिलीवरी भी हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बड़ी तादाद में अब लोग जो है ना एतबार नहीं ना एतमाद नहीं करते खासतौर पे ऑनलाइन के ऊपर। तो हाँ, तो वो कैश ऑन डिलीवरी हाँ, करते ये भी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो है देखें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वर्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसको फिज़िकल कॉन्ट्रैक्ट से हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए। और इसमें हम ये बात कह सकते हैं, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअली हुआ है, तो जो आपने ऐड कार्ड किया है तो ये चीज़ आपके हवाले हो गई है, अच्छा, वर्चुअली आपके हवाले हो गई है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने ऐड कार्ड कर लिया और आपने इसको कंफर्म कर लिया ऑर्डर को, तो अब ये चीज़ आपके लिए स्पेसिफाई हो गई, अभी कोई और नहीं ले सकता। हाँ, अब हम किसी और को नहीं बेचेंगे, यानी उसके बाद जो ऑर्डर आएगा हम उसको नहीं बेचेंगे, ये आपके लिए हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। Exactly. अब क्योंकि उसकी फौरी जो डिलीवरी थी वो मुमकिन नहीं थी, अब यूँ कह लें कि वो उसी दिन उसको क्या करते हैं जी, आपको डिस्पैच कर देते हैं, तो इतना तो टाइम का फ़र्क रहता है। तो जैसे ही वो डिस्पैच हो गई तो आप समझें कि हुक्मन जो है वो उसका पोजीशन आपके पास आ गया, यानी वो उनके स्टोर से निकल गई, अब वो रास्ते में आप तक पहुंच जाएगी। अब आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं। मेरे ख्याल में इस मसले में ज़्यादा उस बहस में नहीं जाना चाहिए कि कैश ऑन डिलीवरी की वजह से दोनों चीज़ें चूँकि उधार पे क्रेडिट पे चली गई हैं तो इसलिए ये बै तो होती नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं करना चाहिए। मुझे भी ये लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं बात, इसकी कुछ हमें ना शायद क्लासिकल एग्जांपल्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि मेरा चूँकि एमफिल का थीसिस भी इसी पर था ऑनलाइन परचेसिंग के हवाले से, तो मुझे याद है कि उसके अंदर मैंने पूरी डिस्कशन भी की थी और मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी निकाली थी जिसके अंदर बाकायदा ख़तो किताबत के थ्रू जो है ना ट्रांजैक्शंस होती थी उस ज़माने में। बल्कि ख़तो किताबत में तो और बड़े मसले हैं, यहाँ पे तो एटलीस्ट आप जो है ना कोई डायरेक्टली उस बंदे से कांटेक्ट करें, यानी मजलिस से कहते हैं ना कि एक मजलिस के अंदर आपका वो अक़्द होना चाहिए, तो वो तो उसमें भी तो उसको भी उलमा ने हुक्मी बयान किया और उसकी बहुत सी हमें फ़ुक़हा की तरफ से दलाइल मिलते हैं। तो जब वो हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि आपने एक ख़त भेजा और ख़त भेजने के बाद प्रोडक्ट ज़ाहिर है जब आएगा तब मैं उसकी कैश डिलीवरी करूँगा, मल्टीपल उस पर बड़े महीने 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू दैट ना। कोई हर्ज वाली बात, इसमें कोई ऐसे शरई मसला क़वाहत नहीं आती है हमें नज़र, शरई क़वाहत नहीं। हाँ, इसमें सिर्फ वो ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। हाँ, जैसे वो फ़ुक़हा के इस्लाम में कहते हैं जी ख़यार रोयत हो, ख़यार ऐब हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो तकरीबन अब आप देखें कि ऑनलाइन जितने भी हैं उन सब ने देते हैं अपना एक पॉलिसी बनाई होती है, उसमें ये है कि जी अगर वो चीज़ वैसी ना निकली जैसा कि तस्वीर में थी, आपको शो की गई थी, तो आप उसको वापस कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसीज होती हैं। हाँ, उसमें वो चीज़ अगर जो है वो ख़राब निकली तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। फिर बड़े बड़े इंश्योरेंसेज होती हैं, इंश्योरेंस आप इंश्योर करवाते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन स्टोर बंद हो सकता है। तो वो मेरे ख्याल में वो चीज़ की उसकी फिर डिस्क्रिप्शन पूरी उन्होंने दी होती है, मतलब जो चीज़ वो बेच रहे होते हैं उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसकी इमेजेस होती हैं, सब कुछ होता है, तो इसलिए वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको हम जो है वो हम कर सकते हैं। हाँ, अब सवाल ये रह गया है कि एक बंदे के पास एक चीज़ नहीं है, यानी उसकी ओनरशिप में नहीं है और वो दूसरी जगह से पकड़ के उसको बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको तो फ़ायदा हो रहा है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि शरीयत ने इसको क्यों मना किया। शरीयत ने इसलिए मना किया कि इससे क्या होगा कि प्राइसेस जो है ना वो बढ़ेंगे आर्टिफिशियली, जाहिर है क्योंकि दरमियान में एक आपका मिडल मैन आ गया बगैर किसी वजह के, उसको जो है वो सिमसार कहते हैं, हमारे दलाल कहते हैं जिसको, कमीशन कमिश्नर्स होते हैं जो। तो इसको शरीयत ने ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि एंड यूज़र जो है ना, जो कस्टमर वो सफ़र करता है, उसको असल में नुकसान पहुंचता है। तो हाँ, अगर किसी ने जो है वो रिस्क लिया है, अपना कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई पैसा लगाया है, तो ठीक है, चलें उसके अगेंस्ट वो कमा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर उसने रिस्क नहीं लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और एंड यूज़र को उससे कोई नुकसान पहुँच रहा है, तो वो फिर हाँ, अब ये बात कही जा सकती है कि अब इसमें क्या हम ये कहें कि जी ये सारा जो तरीक़ेकार है ये नहीं होना चाहिए। इसमें कोई 4 सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें इसका जवाज़ निकल सकता है, ठीक है। एक सूरत तो हमने कही कि जिसे हम बे सलम कह सकते हैं, क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स। हाँ, बे सलम मतलब ये है कि आप एडवांस पेमेंट कर दें और चीज़ आपको बाद में हवाले की जाती है, ठीक है। बे सलम में यही होता था, आम तौर पे अनाज और गल्ले की बे सलम आप सलम के ज़माने में होती थी, तो उसमें एडवांस पेमेंट होती थी और वो अनाज और गल्ला उस वक्त उसके पास नहीं होता था, मैं समझ ठीक है। वो खेती अभी उगनी थी,
ऐसे ही है। ठीक है, और जब वो खेती उगनी थी उसके बाद उसने उसका फल आना था, फल आना तो पैसे पहले ले लिए आपने, एडवांस पेमेंट कर दी। एडवांस पेमेंट आपने कर दी पूरी, और बाद में उसने आपको वो चीज़ जो है वो मुहैया करके दे दी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें क्रेडिट परचेस भी आता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल चीज़ ले लें, पैसे बाद में दें, वो भी इसी के हुक्म में है या फिर उसके लिए कोई अलग हुक्म है? नहीं, वो भी ठीक है, वो कोई भी हर्ज इसी नहीं। हुक्म में आ जाएगा। आप चीज़ पहले ले लें, पहले ले लें, पैसे बाद में दे दें, या फिर आप पहले पैसे दे दें और बाद में चीज़ ले लें, दोनों सूरतें दोनों सूरतें। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो ड्रॉप शिपिंग में है इसमें तो वो चीज़ पहले देने की सूरत उसकी तो बनती नहीं है ना, उसके पास तो चीज़ है ही नहीं ना। हम तो ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट में बात ऐसे असल में होता ही है कि बाज़ औक़ात मैं प्रैक्टिकली अगर फॉर एग्जांपल देखो ना कि आप आगे बेच तो रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ आप हो सकता है किसी आपने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप मुझे प्रोडक्ट्स दोगे और मैं आपको जो है ना फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट्स वगैरह किया करूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो फिर आप उसको लेट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो फिर एक तरफ से आपने क्रेडिट लिया होता है और एक तरफ से आपने दूसरी तरफ से दिया होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कैश। तो एक सूरत ये इसको बे सलम बना लें, दूसरी सूरत ये है कि इसको बे मुराबा बना लें। ठीक है, बे मुराबा ये है, बे मुराबा इसको कहते हैं कि जी आपने अगले को बताया कि भाई ये चीज़ जो है मैं आपको मुहैया कर दूंगा। सही है, वही जो आप कहते हैं ना कि अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड है। ठीक है, आपको मुहैया कर दूंगा और जितनी कास्ट आएगी ना उसमें 10% मैं प्रॉफिट रखूँगा। बिल्कुल ठीक। यानी आपने उसको जो है वो कास्ट भी बता देनी है और साथ में आपने उसको अपना मार्जिन भी बता देना है, प्रॉफिट भी बता, इसको बे मुराबा कहते हैं और ये सब के यहाँ एग्रीड अपॉन, ज़बरदस्त, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बे मुराबा बना सकते हैं, ये एक सूरत हो सकती है। लेकिन ये फिर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है जनरल प्रोडक्ट्स में तो बंदा खुद भी जाके ले सकता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल नहीं है तो आपको वो ज़रा उसके लिए आप उसके अंदर ऐसे ही, क्योंकि मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, ये सवाल बड़ा अहम है। मुझसे कई लोगों ने ये सवाल भी पूछा जो आपने एड्रेस किया थोड़ा सा, कि जो मिडिल मैन का जो इसमें तस्वुर है और वो उसकी वजह से अननेसेसरी, यानी वही चीज़ मैं भी ऑनलाइन ही खरीद रहा हूँ, बस ये है कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च ज़्यादा की है तो मुझे कोई चीज़ों को पता है कि यहाँ से सस्ती मिलती है। वही बंदा अगर किसी और जगह पे कर लेगा तो उसको भी मिल जाएगी वो चीज़। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो रेडिली अवेलेबल नहीं होते और आपको जाके मार्केट में फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात बनवाने पड़ते हैं और तब जाके आप बेचते हैं। ऐसे तीसरी सूरत ये है कि आप जो है ना वकील बन जाए, जैसे हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, कमीशन एजेंट कह लें आप, एजेंट। वो वकील आप कस्टमर की तरफ से भी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, यानी जैसे कहते हैं कि जी ऑर्डर बुक करना। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ मार्केट में ऑर्डर बुक करते हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक करके फिर उसके बाद वो चीज़ क्या करते हैं, मुहैया कर देते हैं। सही है। हमारे यहाँ फ़िक में भी एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, अक़्द इस्तिस्ना। ठीक है, अक़्द इस्तिस्ना होता है ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाना। जैसे पुराने ज़माने में लोग होते थे कि जी ऑर्डर पे जो है वो जूता बनवा लिया, मोची से जूता बनवा लिया, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी 20 यानी आपकी बनती हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अब इसमें ज़ाहिर बात है चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो ऑर्डर पे चीज़ जो है वो मुहैया करना कोई हरज नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी आप यहाँ पे जो है वो अपनी ऑफ़र जो है या अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करें तो हम उस ऑर्डर के मुताबिक आपको वो चीज़ मुहैया कर देंगे, तो इसमें भी कोई हरज नहीं, इस किस्म की ड्रॉप शिपिंग में भी कोई हरज नहीं। चौथी सूरत ये हो सकती है कि आप सेलर की तरफ से, जो ताजिर है, बिजनेसमैन है, आप उसकी तरफ से एजेंट बन जाएं, उसको एम्बेसडर का भी कह देते हैं। ठीक है, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं हमारे यहाँ। ऐसे ही फ्रेंचाइज़ आप ले लें, ठीक है, उसकी एक सूरत होती है। ठीक है, आप बिज़नेस में जो है वो पार्टनर बन जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ सूरतें उसकी हो सकती हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि जी आप ये कहते हैं कि जी ये फ़लाँ, जैसे नाइकी का ब्रांड है तो मैं उसका एम्बेसडर हूँ। ठीक है, या मैं सोनी के जो कैमरे हैं मैं उनकी तरफ से, मुझे उन्होंने अलाउ किया, तो उसमें ज़ाहिर बात है आपका कमीशन वगैरह होता है। बिल्कुल ठीक है, और आप उसको जो है वो, और हमारे यहाँ ये चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। तो ये 4 सूरतें हैं कि जिन 4 सूरतों में ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ हो सकती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं एक वेबसाइट बना के कि ये चीज़ें मेरे पास स्टॉक में हैं और वो आपके पास नहीं हैं और आप उसको बेच रहे हैं, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें मुझे मतलब खुलासा ये समझ आया कि आपने बेसिकली ड्रॉप शिपिंग को इन 4 सूरतों में से किसी एक सूरत में डाल दिया। तो जाहिर है एक बंदा जब वो कर रहा है तो वो अपने आप को इन 4 सूरतों में से किसी एक सूरत के अंदर अज्यूम कर ले। सवाल मेरा फिर वही वाली बात है कि इसके अंदर जो मुझे समझ आई कि अभी सिर्फ यानी इस पूरी डिस्कशन का खुलासा ये है कि आप करें ड्रॉप शिपिंग, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये कि आपने डिक्लेयर करना कि ये मेरे स्टॉक में चीज़ें मौजूद हैं, मैं इसका ऑनर हूँ, पोजेशन हूँ, आपने यानी मैं इसका ऑनर हूँ, ये नहीं शो, यानी किसी तरीके से ये पता ना लगे।
और अगर किसी जगह पे आप ये डिक्लेयर कर दें या फिर अपने आप को, या फिर जिसे कहते हैं ना एक डिस्क्लेमर सा दे दें कि ये कोई स्टेटमेंट लिख दें कि इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू ऑन डिमांड या इस तरह करके, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। फिर ये मसला हल हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है। सिर्फ फिर आप इस यूँ तरह का समझ लें कि आप ऑर्डर बुक कर रहे हैं, हाँ, यूँ समझ लें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो या आप इसको बेसलम बना लें कि एडवांस पेमेंट पे आप कहें कि जी चीज़ आपको अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड है, ठीक है। आपको इसमें एक इशू आता है वो जो ख़ास तौर पे जो जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद शरीयत में जो ख़ास तौर पे कब्ज़े की और ऑनरशिप की बात की गई, उसमें ज़ाहिर एक रिस्क होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जो बेसिकली प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो एंड यूज़र जो है, जो बायर है, परचेसर है, जो परचेस कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में कोई मसला आता है और कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है, तो उसमें अब असल में ज़िम्मेदारी जो है फॉर एग्जांपल वो दरमियान में वही बंदा जो सेल कर, जो मिडल मैन है, जाहिर बात है वो लेगा, उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं ना, वो उसकी उसको ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी उसकी। तो उसमें अमूमन ये होता है कि वो ये कहता है कि जी मैं जो है ना पहले मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस हैं। बात सूरतों में ये होता है कि वो अमेज़ॉन से वो चीज़ ख़रीद लेता है, ठीक है, यानी पेमेंट अपनी तरफ से करता है, ठीक है, ठीक है। तो जब उसने पेमेंट अपनी तरफ से कर ली, तो अब उसने अमेज़ॉन से वो चीज़ ख़रीद ली, तो अब उसने कहा कि जी फ़लाँ कस्टमर को भेज दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कस्टमर को वो चीज़ चली गई। जब कस्टमर को वो चीज़ चली गई, तो अब कस्टमर की तरफ से जो पेमेंट थी वो इसके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि कस्टमर की तरफ से एडवांस पेमेंट होती है, लेकिन कस्टमर की तरफ से जो एडवांस पेमेंट होती है ना, तो वो अमेज़ॉन उस बंदे के पास नहीं जाने देता, अच्छा, जब तक चीज़ डिलीवर नहीं हो जाती, ठीक है, तो वो दरमियान में अमेज़ॉन के पास रहती है। तो इस सूरत में भी यही मामला है कि उसने वो चीज़ पहले ख़रीदी है अमेज़ॉन से, ठीक है, ठीक है, अपनी मतलब प्राइस पे करके, उसका मालिक बना है, ओनर बना है, और फिर उसने वो चीज़ जो है वो अपने जो भी उसका कस्टमर था उसके एड्रेस के ऊपर उसने अमेज़ॉन को कहा कि आप भिजवा दें, डिलीवर कर दें, तो वो उनके पास पहुंच गई। फिर बाद में इसको जो है वो कीमत जो है वो उसकी मिली है, यानी इसके लिए कीमत वो डेफर ही रहती है जब तक वो चीज़ या प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती। यानी अमेज़ॉन ने ये कंट्रोल रखा हुआ है अपने पास, अगर नहीं रखेगा तो वो तो मसला हो बहुत पैदा जाएगा। हाँ, और हुए भी हैं ऐसे पहले मसले। अब यूँ कह लें कि वो दरमियान में एक दामिन बन जाता है, बिल्कुल ठीक है, एक गारंटी जो है, गारंटर जो होते हैं, हाँ, उसका काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यानी खुलासा जस्ट टू कंक्लूड दैट मेरा ख्याल है कि ये बात ये समझ आई कि इसमें ड्रॉप शिपिंग की गुंजाइश मौजूद है शरीयत में, और सिर्फ ये कि आपने अपने आप को एज एन ऑनर नहीं डिक्लेयर करना, आप अपने आप को इन्हीं 4 कैटेगरीज में से, जिसमें आपने कहा ये ना शो करें कि मेरे पास ये मेरी चीज़ है, मौजूद आप कह दें ऑन डिमांड आपको ये भी चीज़ें मिल जाएंगी, ये टाइम पीरियड है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वो टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर कोई मसला हुआ तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, आपको उसको प्रोवाइड करूँगा, और अपने आप को आप उन 4 कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में जो है, और उसमें भी कोशिश यही करे कि जिससे चीज़ उसने उठानी है उसको खुद पेमेंट करे पहले, हाँ बेहतर, ताकि उसका ओनर बने, ठीक, फिर उसके बाद इसको चीज़ जो है वो भिजवाए, ठीक है, बेहतरीन, यानी इसको बाद में बेचे ना, ताकि अब ये ओनर बन चुके हैं, अब सारी जिम्मेदारी इसकी है, यानी कुछ ना कुछ इसको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो पैसे कहीं से उधार लेके या करे, कुछ ना कुछ उसको पैसा लगाना कम से कम पड़ेगा उस चीज़ में ना, जो चीज़ में वो जो आगे वो बेच रहा है। हाँ, ये ना करे कि वो कस्टमर को कहे कि जी आप ऐसा करें कि डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और वो चीज़ इसको भेज दें, बेहतरीन। तो ये दरमियान में आप जो है ना कमीशन, 2 चीज़ें होंगी, डिस्क्लेमर हो गया, और दूसरी चीज़ ये फिर अपने आप को यानी ये नहीं शो करना कि मैं ऑनर हूँ, या और दूसरी चीज़ आपने कहा कि कोशिश करे कि पहले वो चीज़ को परचेस करे जिसका बेशक ऑर्डर कंफर्म हो गया, क्योंकि वो अभी एक ऑफ़र टू इंगेज है, ये फिर आप समझ लें कि वो एक जिसे कहते हैं ना वो नहीं है जिस तरीके से शरीर में इजाब। देखें कि आप किसी फिजिकल स्टोर में भी जाते हैं, कोई चीज़ नहीं होती, ऐसे ही होता है, ये चीज़ ख़राब निकल आती है, उसके मुतबादिल नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक इसी से मुतालिक एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहता हूँ आप देख लें, अगर आप समझते हैं कि इसे अलग से टाइम में एड्रेस करने वाला है ये मसला, तो वो उसको करने वाला, लेकिन अगर आप समझते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड उसी से मिलता जुलता है, फ़ाइलों का सिस्टम है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, जो लैंड ख़रीदा जाता है और उसके पीछे लैंड कोई नहीं होता बल्कि वो फ़ाइलें होती हैं, वो आप परचेस हो रही होती है, सेल हो रही होती है, क्या उसी को भी इसी हुक्म में लेके आ रहे हैं, उसी पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि वो चीज़ उसके पास कोई चीज़ नहीं है ना, पोजीशन ही नहीं है, उसके पास कब्जा ही नहीं है, वो चीज़ मुतय्यन ही नहीं और एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो उसे ख़रीदनी है भी, ऐसा ही होता है। कहने का मतलब है कि अनलेस एंड अनटिल वो जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करे, जब तक वो स्पेसिफाई ना हो जाए कि ये इसका प्लाट है, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसकी जगह है, ठीक है, और जब तक उसके कब्जे में ना आ जाए तो उस वक्त तक वो आगे नहीं बेच सकता ना, वो तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बेच रहा है, और उससे भी वही काम हो रहा है आर्टिफिशियली। ये जो जाहिर बात है, अभी ये जो हमारे यहाँ रियल स्टेट का जो बिज़नेस है उसके अंदर जो इतना बड़ा ये आया है, तो ये एक इनको झटका लगा है, तो ये झटका इसी वजह से लगा है कि फ़ाइलों का काम सारा इसी के ऊपर इसको खड़ा किया होता है।